नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों और महिलाओं तथा पुरुषों के बीच समान भागीदारी का आह्वान किया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार चरम पर पहुंचा। एनडीए और महागठबंधन के शीर्ष नेता राज्य भर में कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसरो आज शाम देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का प्रक्षेपण करेगा। एक महीने तक चलने वाले आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का अखिल भारतीय समारोह आज से शुरू होगा। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के खिताबी मुकाबले में आज नवी मुंबई में भारत और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने और भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में जारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी आवश्यक है। उत्तराखंड के हरिद्वार में आज पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। महिला शिक्षा के महत्व का उल्लेख करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि शिक्षित बेटियां भारत का गौरव बढ़ाएंगी। शिक्षित बेटियां अपनी आंतरिक शक्ति और प्रतिभा से भारत माता का गौरव बढ़ाए। आज समय आ गया है देश को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या भारत में है। उनमें से 50% महिलाएं, जो हम सपने देख रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, तो बेटियां और भाई सभी का सहयोग चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज दोपहर बाद देहरादून पहुंचेंगी, जहां वे राजपुर रोड में फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन करेंगी और राष्ट्रपति निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति और कला महोत्सव के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के स्टार प्रचारक राज्य भर में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोजपुर जिले के आरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए का चुनावी घोषणा पत्र बिहार के विकास के लिए ईमानदार प्रयास का प्रतीक है। इसके विपरीत उन्होंने महागठबंधन के घोषणा पत्र को झूठ से भरा दस्तावेज बताया। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए का संकल्प पत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, रोजगार और सिंचाई पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। बिहार की ज्यादा से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बने, इस पर सुविचारित योजना आपके सामने प्रस्तुत की गई है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने बिहार की हर बहन आज खुशियों से भर गई है। अभी तक बिहार की 1,30,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुका है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेगूसराय में एक जनसभा में कहा कि बिहार के युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री सस्ते इंटरनेट और डेटा की बात कर रहे हैं। श्री गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सस्ता डेटा उपलब्ध कराया है। उन्होंने दावा किया कि ये कदम एक विशेष औद्योगिक समूह को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई और नेताओं ने भी आज राज्य में जनसभाएं की। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिले के तारापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल कभी भी बिहार वासियों का विकास नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी पार्टी परिवारवादी राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का चुनावी घोषणा पत्र लोगों को धोखा देने के लिए एक हथकंडा है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पटना में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 वर्षों तक बिहार में शासन किया है। श्री पायलट ने आरोप लगाया कि
बिहार की आर्थिक रूप से खराब स्थिति और लोगों के पिछड़ेपन के लिए पूरी तरह एनडीए जिम्मेवार है। सचिन पायलट ने कहा कि महागठबंधन अपनी चुनावी घोषणा पत्र को पूरी तरह लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है। आज भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा जिले में जनसभाओं के बाद पटना में रोड शो भी करेंगे। भाजपा के ही वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी प्रसाद यादव आज 17 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। नरेंद्र मोदी सरकार ने 22 सितंबर को वस्तु और सेवा कर जीएसटी दरों में कटौती के साथ जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत की थी। इससे पूरे देश के नागरिकों को लाभ हो रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं कि नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिला है। नए जीएसटी सुधारों से आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिल रहा है। नए कर ढांचे के अंतर्गत सरकार ने मछली के तेल, अर्क संरक्षित उत्पाद, फिशिंग गियर और डीजल इंजन पर जीएसटी दर को घटाकर 5% कर दिया है। इस निर्णय से छोटे प्रोसेसर्स और पारंपरिक मछुआरा समुदायों पर कर का बोझ कम होगा। जीएसटी 2.0 में सरकार ने अराकू कॉफी, चमड़े की कठपुतली कला और पत्थर पर नक्काशी से जुड़े विशिष्ट उत्पादों पर भी जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। यह कदम स्थानीय आजीविकाओं को सशक्त करेगा और इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगा। सरकार ने तिपहिया वाहनों, छोटी कारों और 350 सीसी तक इंजन क्षमता वाले मोटरसाइकिलों पर भी जीएसटी दर घटाकर 18% कर दी है। इससे वाहनों की कीमत कम हुई है और वह लोगों के लिए और अधिक किफायती हो गए हैं। नए जीएसटी सुधारों से लागत में कमी, मांग में वृद्धि और राज्य की निर्यात क्षमता को बल मिलने के साथ साथ लोगों को भी राहत मिली है। दृष्टि के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज शाम देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का प्रक्षेपण करेगा। इस मिशन का उद्देश्य नौसेना की संचार क्षमताओं और कनेक्टिविटी को बढ़ाना तथा उच्च क्षमता वाली बैंडविड्थ प्रदान करना है। एक रिपोर्ट। आज शाम 5:26 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये प्रक्षेपण किया जाएगा। CMS-03 जिसे GSAT-7R भी कहा जाता है, लॉन्च व्हीकल मार्क LVM-3 के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। ये भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट की 5वीं परिचालन उड़ान है। CMS-03 उपग्रह एक मल्टी बैंड सैन्य संचार प्रणाली है। ये उपग्रह आवाज, डेटा और वीडियो लिंक के लिए ट्रांसपॉन्डर ले जाएगा। ये C, विस्तारित C और KU बैंड में काम करेगा। CMS-03 विस्तृत समुद्री क्षेत्र और भारतीय भूभाग की कवरेज प्रदान करेगा, जिससे नौसेना की संचार क्षमता में सुधार होगा। इस उपग्रह से दूर दराज के क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच भी बढ़ेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का 67वां संस्करण आज से दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में संगीत कार्यक्रमों के साथ शुरू होगा। आज शाम 5 बजे से दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में बांसुरी वादक पंडित राकेश चौरसिया और मराठी गायक श्री नंदेश उमप संगीत प्रस्तुति देंगे। 1 महीने तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान देश भर के 24 शहरों में शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियां होंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन की शुरुआत 1954 में हुई थी। ये सम्मेलन भारत की प्रख्यात सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। इसमें देश भर के श्रोताओं को हिंदुस्तानी, कर्नाटक और लोक संगीत से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इस वर्ष के सम्मेलन में प्रत्येक केंद्र पर 2 कार्यक्रम होंगे। इनमें से एक भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरा लोक संगीत को समर्पित होगा। पणजी और शिलांग में विशेष तौर पर पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति होंगी, जो भारत के संगीत की क्षेत्रीय विविधता को प्रदर्शित करेगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पुस्तकालय को शिक्षा का मंदिर बताया है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और व्यक्ति विशेष तथा समुदायों को सशक्त बनाता है।
उपराष्ट्रपति ने आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुस्तकालय समुदायों को सशक्त बनाते हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए ये बात कही। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन तिरुवनंतपुरम में पीएन पणिक्कर फाउंडेशन ने किया था। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज सुबह नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन 2025 के पहले संस्करण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मीडिया से बात करते हुए एयर चीफ मार्शल ने परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह सेखों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित इस मैराथन दौड़ में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया। कनाडा ने टोरंटो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन की निंदा की है। प्रदर्शन के दौरान विदेश मंत्री अनीता आनंद और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीरों पर गोली चलाते हुए 2 लोगों की तस्वीर प्रदर्शित की गई थी। अधिकारियों ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और जवाबदेही तय करने की बात कही। तोरखम और चमन क्षेत्रों से अफगान शरणार्थियों की वापसी फिर से शुरू हो गई है। यहां से लगभग 10,700 लोग अफगानिस्तान में प्रवेश कर चुके हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित तोरखम सीमा आज 2 हफ्तों के बाद फिर से खोल दी गई। बीते दिनों हुई झड़पों के बाद इसे बंद कर दिया गया था। ये निर्णय 19 अक्टूबर को दोहा में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम के बाद लिया गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार अब भी स्थगित है। अधिकारियों ने बताया कि यह सीमा वर्तमान में केवल शरणार्थियों की आवाजाही के लिए ही खोली गई है। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद शराआ इस महीने वॉशिंगटन की यात्रा पर जाएंगे। ये सीरिया के किसी भी राष्ट्र प्रमुख की अमेरिका की राजधानी की पहली यात्रा होगी। सीरिया में अमेरिका के विशेष दूत टॉम बैरक ने कल बहरीन में मनावा वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान इस्लामिक स्टेट को हराने के लिए सीरिया अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो सकता है। रूस ने कैरेबियाई क्षेत्र में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियानों के दौरान अमेरिका द्वारा अत्यधिक सैन्य बल प्रयोग की कड़ी निंदा की है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां अमेरिकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों का उल्लंघन है। प्रवक्ता ने कहा कि रूस लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्र को शांति क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखने का पक्षधर है। लूवर संग्रहालय में $10.2 करोड़ के आभूषणों की चोरी के मामले में एक महिला और पुरुष पर आरोप लगाए गए हैं। मामले में संदिग्धों की कुल संख्या बढ़कर 4 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दोपहर 1 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 384 दर्ज किया गया। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर बाद 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रन से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा T20 मैच आज ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट स्थित बेलेरिव ओवल में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 9वें ओवर में 4 विकेट पर 73 रन बना लिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों और महिलाओं तथा पुरुषों के बीच समान भागीदारी का आह्वान किया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार चरम पर पहुंचा। एनडीए और महागठबंधन के शीर्ष नेता राज्य भर में कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसरो आज शाम देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का प्रक्षेपण करेगा। 1 महीने तक चलने वाले आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का अखिल भारतीय समारोह आज से शुरू होगा। आईसीसी महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप के खिताबी मुकाबले में आज नवी मुंबई में भारत और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।